Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie X-Men Dark Phoenix. वैसे तो X-Men की मूवी सीरीज के अकॉर्डिंग ये मूवी 12th पोजीशन पर आती है, बट मेरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये मूवी इस सीरीज की 4th पोजीशन पर आती है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं इस मूवी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ. इस कहानी की शुरुआत होती है 1975 में, जहां हमें दिखाई जाती है जीन ग्रे अपनी फैमिली के साथ में एक कार में. वो लोग आपस में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं. उसी मोमेंट पर गाड़ी में एक गाना चल रहा होता है जिसे जीन ग्रे अपनी मम्मी को चेंज करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तब तुम अपने अकॉर्डिंग अपने गाने सुन सकते हो, लेकिन अभी जो गाना चल रहा है सिर्फ वही चलेगा. जीन ग्रे उन्हें बार बार कहती है कि इस गाने को चेंज कर दो, लेकिन जब उसकी मम्मी उसकी बात नहीं मानती तो हमें दिखाया जाता है कि जीन ग्रे काफी ज्यादा अपने आप को बेकाबू स्थिति में पाती है. और तभी एकदम से गाड़ी के रेडियो की आवाज कम ज्यादा होने लगती है और उसी मोमेंट पर हमें दिखाई जाती है जीन ग्रे अपने आप से कहती है बस करो. लेकिन उसी मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट जिसके अंदर जीन ग्रे के माता पिता मारे जाते हैं. और तभी सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ. वहाँ के डॉक्टर्स आपस में ये बातें कर रहे थे कि ये लड़की क्या कार में बैठी हुई थी या नहीं, क्योंकि कार का जिस अकॉर्डिंग एक्सीडेंट हुआ है उस अकॉर्डिंग तो इसको बहुत ही ज़्यादा इंजरीज होनी चाहिए थी, लेकिन इसे एक खरोंच तक नहीं. लेकिन तब डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये लड़की उस कार में जरूर थी. उसी मोमेंट पर हॉस्पिटल में एंट्री होती है चार्ल्स जेवियर की. वो वहां आकर उस बच्ची से बातें करने लगता है. तो जीन चार्ल्स से पूछती है कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं. तब वहां पर चार्ल्स कहता है कि कार में हुए हादसे की वजह से उन दोनों की जान चली गई. तो वहां पर जीन पूछती है कि अब मेरा क्या होगा. तो चार्ल्स कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा. हमारा एक स्कूल है जहां पर तुम्हारी जैसे कुछ बच्चे पढ़ते हैं. लेकिन तब जीन उसे मना करती है और कहती है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती. लेकिन तब चार्ल्स अपनी जेब से एक पेन निकालकर जीन को देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से एक तोहफा है, बस रख लो. तब जीन पूछती है कि इस तोहफे का मैं क्या करूं. तब वहां पर चार्ल्स इस मूवी की एक सबसे बेस्ट लाइन कहता है. वो कहता है कि इस पेन से या तो तुम एक काफी सुंदर तस्वीर बना सकती हो और या फिर इसे किसी की आंख में घुसेड़कर उसकी आंख बाहर निकाल सकती हो. अभी डिपेंड करता है तुम पर कि तुम इस तोहफे का किस तरीके से इस्तेमाल करती हो. और इसी तरीके से तुम्हारे अंदर भी भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है. अब अगर तुम चाहो तो उसे भलाई के काम में भी यूज कर सकती हो और चाहे तो किसी के विनाश के लिए भी यूज कर सकती हो. इन्हीं बातों को समझकर जीन चार्ल्स के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो दोनों पहुंचते हैं जेवियर्स स्कूल में. जीन जब पहली बार उस स्कूल को देखती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है और वो चार्ल्स से वहां से वापस जाने के लिए कहती है. तो चार्ल्स उससे पूछता है कि आखिर तुम फिर से यहाँ से क्यों जाना चाहती हो. तब जीन कहती है कि ये स्कूल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, और मैं जब कभी भी गुस्सा होती हूँ या मुझे कोई भी बात का इरिटेशन होता है तो मैं अपना आपा खो बैठती हूँ, मैं बेकाबू हो जाती हूँ और आसपास की सभी चीज़ों को तोड़ देती हूँ. लेकिन तब चार्ल्स फिर से उसे समझाता है कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी तुम्हें गुस्सा आएगा या अगर किसी भी चीज़ को तुम तोड़ोगी तो मैं फिर से जोड़ दूंगा, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो. और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है 9 साल, जहां हमें दिखाया जाता है 1992 में नासा के द्वारा एक स्पेस मिशन, जिसके अंदर कई सारे नासा के साइंटिस्ट स्पेस में जाकर एक सैटेलाइट को एस्टैब्लिश करना चाहते थे. लेकिन उसी मोमेंट पर उनका स्पेसशिप बंद हो जाता है. तभी यूएस के प्रेसिडेंट सीधा कॉल लगाते हैं चार्ल्स जेवियर को, जो कि अब एक्समैन के नाम से भी जाने जाते हैं. वो चार्ल्स को कहते हैं कि हमारा एक मिशन जो कि स्पेस में होने वाला था, वहां पर कई सारे लोग खतरे में हैं और उनकी तरफ कोई एक ऊर्जा आ रही है जो कि एक बहुत ही बड़े हादसे का कारण बन सकती है. लेकिन तब चार्ल्स उन्हें कहते हैं कि प्रेसिडेंट आप ये सब काम हम पर छोड़ दीजिए, और वो हैंक को इस बारे में बताते हैं. और उसी मोमेंट पर हमें असेंबल्ड होती दिखाई जाती है एक न्यू एक्स-मैन की टीम, जिसमें होती है मिस्टीक, हैंक, कर्ट वैगनर, स्कॉट और साथ ही जीन ग्रे. वहाँ मिस्टीक सभी को एक सलाह देती है कि हम स्पेस में जाएंगे, सभी को बचाएंगे और वापस से आ जाएंगे. इस काम में हमें किसी के लिए भी ज्यादा खतरा नहीं उठाना है, इस बात का सभी को ध्यान रखना है. स्पेस में पहुंचने के बाद वहां सभी को पता चलता है कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ी सूरज की ऊर्जा है, जिसके पास में जाने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स का शिप पूरी तरीके से बंद पड़ गया था और बहुत ही जोर जोर से घूमने लग गया था, जिसकी वजह से अब सभी की जान खतरे में थी. तभी वहां पर मिस्टीक स्कॉट को कहती है कि एक अपने आई ब्लास्ट से उनकी स्पीड को धीरे करने की कोशिश करो, क्योंकि वो रोटेशन काफी ज्यादा तेज घूम रहा था. इसी की वजह से ही कर्ट भी अपने टेलीपोर्टिकल पावर के साथ में अंदर नहीं जा पा रहा था.
तभी वहां पर स्कॉट एक ब्लास्ट करता है उस शिप पर, जिससे कि खिड़की के द्वारा जाने का एक रास्ता तैयार हो जाता है कर्ट के थ्रू। और तभी कर्ट उस शिप में पहुंचता है क्विक सिल्वर के साथ में और फटाफट से वहां मौजूद सभी के सभी नासा साइंटिस्ट को टेलीपोर्ट करके अपने शिप में वापस ले आता है। लेकिन तभी उस टेलीपोर्ट हुए सभी लोगों में से एक लड़की बोलती है कि हमारे कमांडर अभी भी शिप के अंदर हैं, हमने उन्हें नहीं बचाया। तब मिस्टीक कहती है कि वो ऊर्जा उस शिप के काफी ज्यादा करीब है और अगर हम फिर से वहां गए तो ये हमारे और उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन इन सभी बातों के दौरान चार्ल्स सबके माइंड रीड कर रहा होता है और तभी चार्ल्स मिस्टीक को कहता है कि ये काम जीन ग्रे कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं जो जीन ग्रे के लिए इम्पॉसिबल हो। और तभी जीन ग्रे वहां उस शिप में जाकर कमांडर को बचाने के लिए तैयार हो जाती है और तभी जीन ग्रे कर्ट की मदद से उस स्पेसशिप में पहुंच जाती है कमांडर को बचाने के लिए। मिस्टीक कहती है कि तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड है, तुम्हें यह काम बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा। वहां पर पहुंचने के बाद में कर्ट को थोड़ी देर तो कमांडर मिलते ही नहीं है और इसी मोमेंट तक 20 सेकंड खत्म हो चुके होते हैं और जैसे ही जब उन्हें कमांडर मिलते हैं तब तक वो ऊर्जा शिप के काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है। और इसी मोमेंट पर जैसे ही कर्ट को वो कमांडर मिलते हैं वो वहां से उसे लेकर निकलता ही है, लेकिन उस वक्त तक सिर्फ 3 सेकंड बचते हैं जो कि अब जीन ग्रे को उस शिप से लाने के लिए काफी नहीं थे। तभी वहां पर हमें पता चलता है कि जीन ग्रे उसी शिप के अंदर रह चुकी है और कर्ट से सभी लोग पूछ रहे हैं कि जीन ग्रे कहाँ है। तब कर्ट कहता है कि सॉरी, मैं उसे गलती से वहीं भूल गया कमांडर को लाने के चक्कर में। और उसी मोमेंट पर वो पूरी की पूरी ऊर्जा जो कि स्पेस में घूम रही थी वो समा जाती है जीन ग्रे के अंदर। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जीन ग्रे उस पूरी ऊर्जा की चपेट में आ गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जीन ग्रे बिल्कुल नॉर्मल है और स्पेस में फ्लोट कर रही है। तभी वहां पर एक्समैन का शिप आता है और जीन ग्रे को अपने साथ लेकर फिर से धरती पर आ जाता है। इस कारनामे के बाद तो एक्समैन सभी लोगों के हीरोज बन चुके थे। हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एक्समैन ने अंतरिक्ष में जाकर नासा के साइंटिस्ट की जान बचाई और इन सभी की वजह से सम्मानित किया जाता है चार्ल्स जेवियर को एक्समैन की इस काबिलियत और शानदार कारनामे की वजह से। वहीं इन बातों की वजह से मिस्टीक और चार्ल्स में थोड़ी सी अनबन हो जाती है। मिस्टीक चार्ल्स को कहती है कि तुमने हम सभी की जान खतरे में डाल दी, तुम्हारे फोर्स करने की वजह से जीन ग्रे को वहां पर जाना पड़ा और अगर तुम इसे फोर्स नहीं करते तो हम सबकी जान खतरे में नहीं पड़ती और अगर एक मोमेंट की भी देरी होती तो हम सब भी वहां पर जान से मारे जा सकते थे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने नाम और शोहरत की परवाह है क्योंकि ये तो एक्स मैन है, एक्स वुमेन नहीं। वैसे हर बार लड़कियां ही होती है जो हर बार तुम सबकी सहायता करती है, तो इसका नाम बदलकर तुम एक्स वुमेन क्यों नहीं रख देते। ये बातें चार्ल्स को सोचने पर मजबूर कर देती है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ दीवारी एलियंस आकर इस धरती पर कुछ इंसानों का रूप ले लेते हैं, जिसके अंदर से उनका कमांडर एक लेडी का रूप लेता है जिसका नाम होता है स्मिथ। वो वहां पहुंचकर उस पूरे के पूरे परिवार यानी कि स्मिथ का जो रियल परिवार होता है उसे अपनी शक्तियों से वहीं पर खत्म कर देते हैं। दूसरी ओर एक्स मैंशन में सभी एक्समैन के किए इस कारनामे की वजह से चार्ल्स ने सभी को आज का दिन अपने मुताबिक जीने के लिए कहा था, तो सभी अपने आप में एक पार्टी रखते हैं और उस पार्टी को फुल्ली एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है जीन ग्रे का बिल्कुल ही एक अलग रूप। वो अब पुरानी जीन की तरह बिहेव नहीं कर रही होती है, वो स्कॉट के साथ में काफी ज्यादा घुल मिल रही होती है और साथ ही काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर रही होती है। लेकिन उसी मोमेंट पर उसे अपने आंखों के सामने आग नजर आती है और जैसे ही वो आग को देखती है तो वो अपने आप में काबू नहीं रख पाती और बेकाबू होकर वहां पर अपनी शक्तियों के साथ में एक ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर सब कुछ तबाह हो जाता है। थोड़ी ही देर में चार्ल्स वहां पहुंचता है और उसे फिर से अपने एक रूम में लेकर आता है और सेरेब्रो की मदद से उसके दिमाग में झांकने की कोशिश करता है कि आखिर ये हादसा हुआ तो किस वजह से हुआ, लेकिन तब वो उसके दिमाग में नहीं जा पाता और थोड़ी ही देर बाद में पता चलता है कि जीन ग्रे भी अब उठ चुकी है और वो उसे अपने दिमाग से जाने के लिए कहती है। और यहीं पर हमें इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। हमें ये पता चलता है कि बचपन में जो कार एक्सीडेंट हुआ था उस कार एक्सीडेंट में सिर्फ और सिर्फ जीन की माँ की ही डेथ हुई थी, उसके पिता की डेथ नहीं हुई थी। वो सिर्फ और सिर्फ गहरे घायल हुए थे और उन्होंने चार्ल्स से मदद मांगी थी और कहा था कि ये बच्ची न जाने क्या है, ये ना तो कोई इंसान है और ना थी कोई एलियन, मैं इसे समझ नहीं पा रहा। तब चार्ल्स ने कहा था कि इसकी रक्षा मैं कर सकता हूँ, क्यों ना आप इसे मुझे सौंप दें। और तभी बचपन में ही उसके पिता ने
जीन ग्रे को चार्ल्स जेवियर को सौंप दिया था। ये सभी बातें जीन को पता ना चले, इस वजह से चार्ल्स ने जीन के अंदर दिमाग में कुछ दीवारें खड़ी करी थी जो कि इन सभी यादों को रोका करती थी। लेकिन जब से वो फिनिक्स की पावर उस जीन ग्रे के अंदर गई थी, उसकी शारीरिक एबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जीन ग्रे जो कि माइंड टेलीपैथिकल पावर्स को भी कंट्रोल कर सकती थी, वो भी अब काफी ज्यादा इनहैंस्ड हो चुकी थी, जिसकी वजह से चार्ल्स अपने पूरे सेरेब्रो की पावर को फुल कर देता है। लेकिन फिर भी उसके दिमाग से उसको बाहर निकलना ही पड़ता है जीन ग्रे के कहने पर। सुबह उठने पर उन्हें पता चलता है कि जीन तो स्कूल में है ही नहीं। तब वहां पर चार्ल्स कहता है कि हो ना हो मैं जानता हूं कि वो कहां गई होगी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जीन ग्रे की ओर, जो पहुंचती है अपने पिता के पास में अपने पिता से मिलने और उन सवालों का जवाब मांगने जिससे वो आज तक अनभिज्ञ थी। मैं गायब थी तो आपने मेरे बारे में पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर 1975 से 1992 तक आपने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? तब वहां पर उसके पिता कहते हैं कि इन सब की जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि जब तुम उस गाड़ी में बैठी थी तब तुमने गुस्से में आकर अपनी माँ को बेहोश कर दिया था, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ और उसी की वजह से मेरी पूरी दुनिया ही पलट गई। मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया करता था अब वो मेरे साथ नहीं है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें उस चार्ल्स जेवियर को सौंपने का डिसाइड किया। वहीं थोड़ी देर में पूरी एक्समैन टीम भी वहां पर मौजूद होती है और वो फिर से जीन ग्रे को अपने साथ चलने के लिए कहती है और उससे कहती है कि जो भी गलत हुआ है उसे सही किया जा सकता है, बस तुम हमारे साथ में चलो। लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस की सायरन को सुनकर फिर से फिनिक्स यानी कि जीन ग्रे अपने आप का काबू खो बैठती है और बेकाबू होकर वहां पर एक जोरदार का ब्लास्ट कर देती है और उसी को रोकने के चक्कर में पूरी एक्समैन टीम अब जीन ग्रे को पकड़ने लगती है। और तभी वहां पर दिखाई जाती है जीन ग्रे की एक्चुअल पावर्स, जो कि सभी पर भारी पड़ती है। एक्चुअली यहाँ हमें बताया नहीं गया, लेकिन मैंने कई सारा आर्टिकल्स और व्लॉग्स पढ़े थे, तब मुझे पता चला कि जीन ग्रे एक्चुअल में एक लेवल 5 एक्समैन म्यूटेंट है जिसमें अनबिलीवेबल पावर्स हैं। उसे रोकने के लिए सब अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। उसी मोमेंट पर क्विक सिल्वर भी उसे पकड़ने के लिए पहुंचता है, लेकिन अपनी टेलीपैथिक पावर की मदद से जीन ग्रे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देती है, जिसकी वजह से क्विक सिल्वर का पैर फिसल जाता है और वो काफी जोर से जमीन पर गिरता है, जिसकी वजह से उसे लकवा पड़ जाता है। और अब वो सीधा दिखाया जाता है इस मूवी के एंड में। वहीं पर हैंक के पास में हाथ में एक बंदूक होती है और वो चार्ल्स से कहता है कि जीन ग्रे मेरे निशाने पर है, मुझे उस पर वार करने दो। लेकिन तभी वहां पर चार्ल्स कहता है कि मिस्टीक आगे बढ़ रही है जीन को रोकने के लिए, उसे एक मौका दो। और तभी हैंक अपनी बंदूक नीचे करता है और मिस्टीक जाकर बात करने लगती है जीन से। वो उसे समझाती है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बचपन से ही तुम काफी अलग किस्म की थी और आज भी तुम अलग किस्म की हो। हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। इतना सब कुछ झेलना एक आसान बात नहीं होती। और वो उसे समझाकर वापस से जेवियर स्कूल आने के लिए कहती है। लेकिन ये सारी बातें परेशान करने लगती है जीन ग्रे को और वो फिर से बेकाबू होकर वहां एक जोरदार का ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से मिस्टीक एक नुकीले लकड़ी के छोर से टकरा जाती है, जो कि अब पूरी तरीके से मिस्टीक में घुस चुका होता है और वो वहीं पर मिस्टीक की जान ले लेता है। जीन ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अपना आपा खो बैठी थी, उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। हैंक ये सब देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि इसमें ना हो गलती चार्ल्स जेवियर की थी। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टीक का फ्यूनरल, जहां पर चार्ल्स बताता है कि मिस्टीक जो कि मुझे बचपन में मिली थी, एक छोटी सी लड़की जो कि खाना चुराने के लिए मेरे घर में आई थी, मैंने उसे पनाह दी और आज कई सालों बाद यानी कि 1944 से लेकर 1992 तक उसने पूरे 50 साल मेरा साथ दिया। पर हैंक इस पूरे हादसे का गुनहगार मानता है चार्ल्स को और वो कहता है कि अगर तुमने मुझे उस मोमेंट पर जीन ग्रे को शूट करने दिया होता तो आज मिस्टीक की हालत ना होती, आज मिस्टीक हमारे साथ होती, लेकिन तुम्हारी वजह से वो चली गई। तुम्हें माफी मांगनी होगी, तुम्हें कबूल करना होगा कि इन सभी में तुम ही जिम्मेदार हो। लेकिन तब वहां पर चार्ल्स अपनी गलती नहीं मानता और वो कहता है कि मैंने सिर्फ सबकी भलाई के लिए ही मिस्टीक को आगे बढ़ने के लिए कहा था। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जीन ग्रे पर, जो कि पहुंचती है एक टापू पर जहां होता है एरिक और साथ ही एरिक द्वारा बचाए गए कई सारे म्यूटेंट। जीन एरिक से पूछती है कि तुमने भी कई सारे लोगों को मारा है, लेकिन तुमने फिर अपने आप को रोका कैसे? क्योंकि तुम भी कई बार बुरे काम किया करते थे, तुम नहीं चाहते थे कि इस दुनिया में इंसान जीवित रहे, तुम्हारा ये मकसद था कि सिर्फ और सिर्फ अब म्यूटेंट ही यहाँ पर रहने चाहिए, तो फाइनली तुमने आखिरकार अपने आप को रोका कैसे? तब वहां पर एरिक बताता है कि मैंने कई बार अपने खास लोगों को खोया है, जिससे मैंने प्यार किया, मैंने हर बार उसे खोया है
और ये इनकी बातें चल ही रही होती है और तभी वहां पर यूएस मिलिट्री के सैनिक पहुंच जाते हैं और वो एरिक से कहते हैं कि हमें पता है कि जीन ग्रे यहीं पर है। तब वहां पर एरिक कहता है कि आखिर तुम उसकी तलाश में क्यों आए हो। तब वहां पर मिलिट्री वाले कहते हैं कि जीन ने कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की जान ली है और अब उसे हमारे हवाले कर दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ मौजूद सभी लोगों को हमारी गोलियों का शिकार होना पड़ेगा। उसी मोमेंट पर जीन उस रूम से बाहर निकलती है और वहां मौजूद हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने लगती है। एरिक जीन को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि जीन की शक्तियों के आगे मेरी शक्तियां कुछ भी नहीं है। वो अपनी पूरी शक्तियां लगा देता है और सभी सैनिकों को वहां से हटा देता है ताकि वो यूएस मिलिट्री के सभी लोगों को जान से बचा सके और आने वाले अगले खतरे को भी रोक सके। और फिर वो जीन से बातें करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मैं अपने लोगों की जान खतरे में नहीं रखना चाहता। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मिलिट्री फोर्स फिर से आएगी तुम्हें ढूंढने के लिए, जो कि खतरा में फिर से मोल नहीं ले सकता। और ये सुनकर जीन वहां से चली जाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है दीवारी एलियंस की तरफ, जो कि एक लड़की यानी कि स्मिथ के रूप में होती है और वो फाइनली ढूंढ ही लेती है जीन ग्रे को न्यूयॉर्क में और उसे कहती है कि तुम्हारी शक्तियां लाजवाब है, तुम्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया क्योंकि वो तुम्हें समझने के काबिल ही नहीं थे। मैं तुम्हारे अंदर मौजूद पूरी शक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ। तब वहां पर जीन उसकी बातों में आकर उसके साथ में चली जाती है। स्मिथ जीन को बताती है कि तुम्हारे अंदर उस अंतरिक्ष के थ्रू एक ऐसी पावर ऑफ सोर्स एंटर हो चुकी है जो कि बिल्कुल इनक्रेडिबल है। इस पावर के साथ में तुम एक नए ग्रह, एक पूरी नए प्लेनेट का निर्माण कर सकती हो, एक नई जाति का निर्माण कर सकती हो। तुम एक खास काम के लिए बनी हो जीन। तुम्हें अब इन लोगों से दूर हटकर कुछ एक बड़ा सोचना पड़ेगा, एक नई दुनिया बनानी होगी जिसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है हैंक की ओर, जो कि पहुंचता है सीधा एरिक के पास में और उसे कहता है कि अब जीन ग्रे बहुत ही ज्यादा बेकाबू हो चुकी है और उसने मिस्टीक को जान से मारा है। मिस्टीक जो कि एक मोमेंट पर कभी एरिक की भी काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, जब उसे यह बात पता चलती है तो वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फाइनली दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो जीन ग्रे को जान से मार डालेंगे। और तभी एरिक अपना वो हेलमेट निकालता है और बन जाता है एरिक से मैग्नीटो। और अब फाइनली वहीं दूसरी ओर चार्ल्स को भी जीन ग्रे की लोकेशन का पता चल गया होता है और वो अब जीन ग्रे को वापस से अपनी स्कूल में लाने के लिए कोशिश करते हैं। मैग्नीटो अपने 3 साथियों के साथ में न्यूयॉर्क की लोकेशन पर पहुंचता है जीन ग्रे को जान से मारने के लिए। वहीं पर चार्ल्स जेवियर भी अपने 3 म्यूटेंट के साथ में लोकेशन पर पहुंचता है जीन को फिर से घर वापस लाने के लिए। और वहीं पर उन सभी का सामना होता है दीवारी एलियन से, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर थे। मैग्नीटो आगे बढ़ता है जीन ग्रे को जान से मारने के लिए, लेकिन तभी वहां पर जीन ग्रे अब पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है मैग्नीटो को और वहीं पर अपने हाथों की शक्ति से उसका हेलमेट फोड़ देती है और साथ ही उसे जान से मारने लगती है। लेकिन तभी उस मोमेंट पर स्कॉट के एक वार की वजह से उसका कंट्रोल खोता है और वहीं पर वो नीचे गिर जाता है। लेकिन उसी मोमेंट पर चार्ल्स भी वहां पर आ जाता है और अपने और जीन के दिमाग में घुसकर उसे काबू करने की कोशिश करता है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि जीन ग्रे अब बिल्कुल इनक्रेडिबल हो चुकी है, उसकी शक्तियों के आगे मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है। तब फाइनली चार्ल्स जीन को कहता है कि अगर मैं तुम्हारे माइंड में नहीं जा सकता तो तुम तो मेरे माइंड में जा सकती हो, तो मेरे माइंड में आकर देखो कि आखिर गलत कौन था और सही कौन था, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ क्या किया और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तब जीन चार्ल्स के माइंड में जाकर पुरानी यादों को देखती है और तब उसे पता चलता है कि वो चार्ल्स ही था जिसने बचपन में उसे सहारा दिया, वो चार्ल्स ही था जिसने उसकी शक्तियों को पूरी तरीके से काबू करने में जीन की मदद की, वो चार्ल्स ही था जिसने फाइनली जीन को समझने में कोशिश करी। और ये वही मौका था जब चार्ल्स ने उसे बताया था कि ये तोहफा है जो भगवान ने तुम्हें दिया है, अब चाहे तो तुम इसे लोगों की भलाई में यूज कर सकती हो और चाहे तो तुम इसे पूरी दुनिया में नाश का कारण बन सकती हो। और यही बातें जब उसे समझ में आती है तो वो फाइनली इस दीवारी एलियन से कहती है कि मुझे ये शक्तियां नहीं चाहिए, इन्हें तुम ले लो। और तभी वहां पर वो दीवारी एलियन यानी कि स्मिथ पूरी तरीके से फीनिक्स की शक्तियां लेने लगती है जीन ग्रे के शरीर से। लेकिन चार्ल्स जो कि उसका माइंड रीड कर सकता था, उसे पता चल जाता है कि ये दीवारी एलियन जो कि हमारी इस दुनिया को खत्म करना चाहती है इस फीनिक्स फोर्स के साथ में। तो वो जीन को उठाता है, उसे रोकता है और कहता है कि इसके गले से हट जाओ, इसके पास में मत जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी शक्तियों को लेकर इस पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती है। लेकिन उस मोमेंट तक जीन बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी, वो बिल्कुल निराश हो चुकी थी और वो पूरी शक्तियां एक तरीके से अब फाइनली उस दीवारी एलियन को देने लगती है। लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाता है स्कॉट
जो कि अपने लेजर बीम की मदद से जीन को उससे अलग कर देता है और उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाती है यूएस पुलिस और वो सभी म्यूटेंट्स को गले में एक पट्टा लगाकर जेल में ले जाती है। उस पट्टे की वजह से म्यूटेंट की शक्तियां जो भी होती है वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है और उसके साथ में अब म्यूटेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते थे। पुलिस द्वारा उन सभी को बताया जाता है कि अब हमें आपकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन पहले हुए हादसे की वजह से हमारे काफी सारे पुलिस वाले और मिलिट्री के लोग मरे हैं और अब हम नहीं चाहते कि ये हादसे बार बार हों, इसलिए हम आप सभी को पकड़कर एक म्यूटेंट की जेल में डालने वाले हैं। और तभी ट्रेन पर हमें दिखाए जाते हैं कुछ दीवारी एलियंस जो कि आए होते हैं जीन ग्रे की तलाश में। वहां पहुंचकर वो सभी पुलिस वालों को जान से मारने लगते हैं, लेकिन तब चार्ल्स ज़ेवियर और उसकी टीम पुलिस वालों को कहती है कि अगर तुम हमें खोल दो तो हम तुम्हारी जान बचा सकते हैं, हम तुम्हारी उन एलियन से लड़ने में मदद कर सकते हैं। और तभी फाइनली एक पुलिस वाला उन सभी के लॉक्स को खोल देता है और तब हमें दिखाया जाता है इस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन, जहां पर दीवारी एलियंस और साथ ही सभी के सभी म्यूटेंट्स मिलकर एक दूसरे के साथ में फाइट करते हैं। इस फाइट में सभी म्यूटेंट्स अपनी स्पेशल पावर्स का भी यूज करते हैं, जहां पर स्टॉर्म बिजली कड़काती है उन एलियंस पर और साथ ही स्कॉट अपनी लेजर बीम शूट करता है उन सभी एलियंस पर। वहीं पर दिखाया जाता है कि अब पूरी तरीके से गुस्सा हुआ बीस्ट उन सभी को जान से मारता रहता है। वहीं पर चार्ल्स पहुंचता है जीन के पास में और उसे समझाने लगता है, उसके माइंड में घुसकर उसे बताने लगता है कि तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं वो अब ये दीवारी एलियन लेना चाहते हैं और अगर ये शक्तियां उनके पास चली गई तो ये इस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे और फिर एक नई जाति का निर्माण करेंगे जो हमारी दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग होगी। हालांकि इस मोमेंट तक जीन ग्रे बिल्कुल बेहोशी की हालत में होती है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता, लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है जीन ग्रे की और वो कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ मेरे परिवार को बचाने के लिए। और उसी मोमेंट पर हम देखते हैं कि वहां पहुंच जाती है स्मिथ, जिसके पास के अंदर अब काफी सारी डार्क फिनिक्स की पावर भी होती है और वो वहां मौजूद सभी म्यूटेंट्स को भी हटाने लगती है अपने रास्ते से। लेकिन तब जीन ग्रे भी जाग जाती है और वो उन सभी म्यूटेंट्स को बचाकर एक अलग ही जगह पर ला देती है ताकि उनकी जान को कोई भी खतरा ना हो। और फाइनली हमें दिखाई जाती है एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट जिसके अंदर होते हैं स्मिथ और साथ ही जीन ग्रे। स्मिथ जो कि आई होती है जीन ग्रे से डार्क फिनिक्स की पावर को लेने के लिए, तब वहां पर वो अपनी सारी पावर्स देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में स्मिथ को पता लगने लगता है कि ये पावर्स उसकी औकात से भी ज्यादा है, क्योंकि ये पावर्स आज तक किसी ने भी पूरी तरीके से एब्जॉर्व नहीं की थी। अब फाइनली जब उसे ये शक्तियां ज्यादा लगने लगती है तो वो अपने हाथ को छुड़वाने लगती है, लेकिन फिर भी जीन ग्रे उसे नहीं छोड़ती और अपनी सारी शक्तियां उसमें डालने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके पावर्स की वजह से वहां उनके मौजूद इर्द गिर्द एक घेरा बन जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावर सोर्स का होता है। तब वहां पर दीवारी एलियन जीन ग्रे से कहती है कि अगर मैं मरी तो यहाँ मौजूद सभी म्यूटेंट्स भी मारे जाएंगे। और फाइनली अब वो ये डिसाइड करती है कि वो अपने आप का सेक्रीफाइस यहाँ नहीं तो अंतरिक्ष में जरूर करेगी और वो उसका गला पकड़ते हुए सीधा पहुंच जाती है अंतरिक्ष में। और तभी हमें दिखाई जाती है कि जीन ग्रे अपनी पूरी फोर्स के साथ में स्मिथ का खात्मा कर देती है और तभी अंतरिक्ष में दिखाया जाता है कि बहुत ही जोर का ब्लास्ट जो कि खत्म होता है एक डार्क फिनिक्स की रोशनी के साथ में। और इसी के साथ में ये घमासान लड़ाई यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है ज़ेवियर स्कूल, जिसका नाम अब बदल कर रख दिया जाता है जीन ग्रे गिफ्टेड स्कूल। चार्ल्स अब रिटायर्ड हो गया है उस स्कूल से और वहां का नया प्रिंसिपल है हैंक, जो कि वहाँ के सभी कार्यों को देखता है। और तभी हमें दिखाया जाता है इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन, जहाँ पर पुराने दोस्त यानी कि चार्ल्स ज़ेवियर और एरिक, जो कि एक मोमेंट पर कभी बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अलग अलग माइंडसेट की वजह से उनकी राहें भी अलग अलग हो चुकी थी। और तभी वो एक लास्ट चेस का मैच खेलते हैं और तभी हमें दिखाई जाती है आसमान में एक रोशनी जो कि ये बताती है कि जीन ग्रे अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में मैं एक्समैन सीरीज का 5th पार्ट यानी कि एक्समैन का फर्स्ट पार्ट आपके सामने जरूर लेकर आने वाला हूं, जो कि रिलीज हुआ था सन 2000 में, यानी कि आज से करीब 20 साल पहले, जो कि एक्समैन सीरीज का एक्चुअल फर्स्ट पार्ट है, जो कि स्टैंड करता है मेरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इस मूवी का 5th पार्ट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।